गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन के जो आपका सोशियोलॉजिकल का पार्ट है उसमें शिक्षा के सामाजिक आधार टॉपिक आपका चल रहा था, जिसमें हम आपके शैक्षिक समाजशास्त्र की हमने बात की। आज हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे और जानेंगे कि ये समाज होता क्या है, इसके मीनिंग और डेफिनेशन को देखते हुए समाज की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम मीनिंग और डेफिनेशन की, कि जो आपका भारतीय समाज है उसके बारे में लोगों के या हमारे शिक्षाविदों के क्या क्या विचार है या समाज क्या होता है, इसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी शब्द है वह लैटिन भाषा के सोकियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथ या मित्रता। क्योंकि हम मुख्यतः देखते हैं कि व्यक्तियों के समूह जो होता है उसको ही हम समाज कहते हैं। इस प्रकार समाज के जो व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कहते हैं। क्योंकि समाज में जब व्यक्ति रहता है तो वह एक दूसरे से अपनी भावनाओं को, अपने संबंधों को व्यक्त करता है और इन्हीं सारी चीज़ों का जाल समाज को प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रत्येक समाज यह चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए वह शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्शों से भली भांति परिचित हो सके और उसकी प्राप्ति हेतु स्वयं को योग्य बना सके। तभी वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन भी सकता है। समाज के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाता है ताकि व्यक्ति शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए समाज का एक उपयोगी और कुशल नागरिक बन सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ शिक्षाविदों के द्वारा दी गई समाज से संबंधित परिभाषाओं को देखते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा समाज को लेकर। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो आपके टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा था समाज के लिए, कि समाज उन मानवीय संबंधों को पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है समाज को, जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न होती है, चाहे वे वास्तविक हों अथवा प्रतीकात्मक। यानी इनके अनुसार साधन और साध्य के रूप में समाज और व्यक्ति को इन्होंने माना है और उसके बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो भी उत्पन्न होगा, चाहे वो वास्तविक हो या प्रतीकात्मक रूप में हो, उसके रूप में ही मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता को इन्होंने समाज के रूप में परिभाषित किया है। इसी क्रम में मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज रीतियों तथा कार्यप्रणालियों के अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यानी मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई डेफिनेशन के अनुसार जो समाज है वह कहीं ना कहीं रीतियों और कार्यप्रणालियों के अधिकार का क्षेत्र माना है और वह क्षेत्र सहयोग और समूह के द्वारा ही संपन्न होता है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है उसको हम नियंत्रित भी करते हैं और स्वतंत्र भी करते हैं। तो इस तरह की एक व्यवस्था बनानी पड़ती है और इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते जो भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है उसको ही हम समाज कहते हैं इनके अनुसार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लैपियर महोदय के अनुसार डेफिनेशन देखें तो लैपियर महोदय ने कहा है कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। यानी उन्होंने कहा है कि समाज हम उसे नहीं कह सकते कि जहाँ बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाए तो हमने उसे समाज कह दिया। हम समाज किसे कहेंगे कि जो व्यक्ति हैं समूह में हैं उनके बीच जो भी अंतःक्रियाएं संपन्न होती हैं वह जो भी व्यवस्थित है,
जो लोगों से लोगों का व्यवहार है, लोगों से लोगों का संबंध है, व्यक्ति से व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, वो सारे संबंधों की जो जटिल व्यवस्था है उसे ही हम समाज कहेंगे। ना कि अगर हम कह दें कि व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो गए हैं तो ये समाज है, तो उसे हम समाज नहीं मानेंगे। इसी क्रम में मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। देखते हैं हम कि समय के साथ समाज में परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन व्यक्ति के द्वारा होता है या समाज के द्वारा व्यक्ति के लिए होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में परिवर्तन में भागीदार बनते हैं। तो इस तरह देखिए हमने बहुत सारी डेफिनेशन समाज से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की अवधारणा को स्पष्ट करती है कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को जागृत कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समाज की विशेषताओं पर यदि आप बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन कई बार समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जब भी एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो सामाजिक संबंधों, समाज के नियमों, समाज के कानूनों, इस तरह की बातें करते हैं और कई बार अपने मुख से समाज शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। परंतु समाज वास्तविक रूप में है क्या? क्या हम इस अर्थ में समाज को जानते हैं? वही समाज है? आदि प्रश्नों के उत्तर हमें समाज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषताएं हैं उनके द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पहली विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं समाज अमूर्त है। सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी हम जो समाज की बात करते हैं तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को ना तो देखा जा सकता है और ना इन्हें छुआ जा सकता है, यानी ये काल एक तरह से कहा जाए कि अमूर्त है, जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं बता सकते। हम बात तो कर सकते हैं उसकी, लेकिन उसको मूर्त रूप में नहीं ला सकते। तो इसका अनुभव किया जा सकता है हमारे द्वारा। यदि हम कहें कि समाज दिखाओ तो हम क्या दिखा सकते हैं? क्या आप कुछ दिखा पाओगे? नहीं। अगर आपसे कहा जाए दिखाओ आपका समाज क्या है, किस समाज के व्यक्ति हो आप, तो क्या आप अपने समाज को लाकर खड़ा कर दोगे? असंभव सा है। तो इस तरह से अनुभव के द्वारा हम इसे महसूस करते हैं, क्योंकि समाज हमारे संबंधों में पलता है और बढ़ता है। हमारे ये संबंध अमूर्त हैं, इसलिए सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त होता है। समाज अमूर्त है इसे स्पष्ट करते हुए आपके राइट महोदय ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों की समूह नहीं, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समाज अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज एक अमूर्त शब्द है। इसकी व्याख्या करते हुए रायलूटर महोदय ने लिखा है, जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से इन सब बातों से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज एक अमूर्त है या समाज अमूर्त है। दूसरी विशेषता के रूप में पारस्परिक निर्भरता की हम बात करें तो पारस्परिक निर्भरता को हम देखते हैं कि समाज की एक विशेष विशेषता के रूप में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पारस्परिक निर्भरता है वह समाज की उत्पत्ति एवं विकास का आधारभूत तत्व होती है। पारस्परिक निर्भरता ही समाज को स्थायित्व प्रदान करती है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंध तब तक स्थायी नहीं बना सकता जब तक उसके अंदर पारस्परिक आश्रित ना हो एक दूसरे से। वास्तव में अगर आप देखो तो यह मानव जीवन, सभ्यता, संस्कृति और उन्नति का एक प्रमुख आधार होता है, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे को दूसरे की जरूरत के बारे में बताता है या उसके अस्तित्व के बारे में उसे समझाता है। स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, शिक्षक छात्र, नेता जनता, राजा प्रजा, मालिक नौकर आदि सभी ये जो है संबंध सभी एक दूसरे पर ही आश्रित है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। तो
प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। क्योंकि मनुष्य जो है वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में स्वयं सक्षम होता है, तो उसे सामाजिक प्राणी बनने की आवश्यकता ही क्यों महसूस होती है? अगर आप हैं, आप अपने आप में सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपको समाज से क्या लेना देना? फिर आप समाज के बारे में क्यों सोचें? फिर आप कुछ भी करें तो ऐसा असंभव सा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप में सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए पारस्परिक निर्भरता ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए बाध्य करती है, और समाज का आधार सामाजिक संबंध है। इसलिए समाज परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि सामाजिक संबंध सदैव परिवर्तित होते रहते हैं समय के साथ। इसी क्रम में आपके मैकाइवर और पेज ने पारस्परिक संबंधों के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों के सदैव परिवर्तन होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। विभिन्न विचारकों का मानना है कि समाज सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं, चींटियां भी समूह में रहती हैं, मधुमक्खियां भी समूह में रहती हैं। इनमें भी पारस्परिक जागरूकता, आत्मनिर्भरता, सहयोग की भावना, संघर्ष, समानता एवं असमानता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनका भी एक समाज होता है, किंतु इनमें संस्कृति नहीं पाई जाती। संस्कृति मात्र मनुष्य में पाई जाती है। तो इसलिए जो ये संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हमें सामाजिक संबंधों से जोड़ती है। हम अंतःक्रिया एक दूसरे के प्रति करते हैं, समाज में रहकर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं सारी जो भी प्राणी है, प्राणी जगत है, उससे भिन्न और उत्तम बनाती है। बात करें यदि हम समानता एवं विभिन्नता की, तो समाज में जहाँ हम देखते हैं कि सदस्यों के जो भी विचार हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनमें समानताएं पाई जाती हैं, वहीं इन्हीं आधारों पर विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। समानता से तात्पर्य सदस्यों के समान दृष्टिकोण से है, समान संगठित होकर कार्य करने की प्रेरणा से। क्योंकि अगर हम समानता को चेतना कहें, यदि हम समानता को चेतना कहें, तो किसी भी समाज के विकास की एक मान्यता होती है। जैसे कि सदस्यों के गुण में विभिन्नता न केवल एक दूसरे पर निर्भर करती है, बल्कि क्या करती है, नवीन विचारों एवं आविष्कारों के लिए भी प्रेरित करती है। इस प्रकार से आप स्पष्ट भी कह सकते हो कि ये जो दोनों हैं, समाज के आवश्यक तत्व ही हैं, समानता और असमानता। क्योंकि दोनों का एक अपना अपना महत्व है। किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते आप जिसमें पूर्णता आप समानता हो या असमानता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों बातें अनिवार्य रूप से विद्यमान आप पाएंगे या देखेंगे, जहां आप समानता को भी महसूस करेंगे और असमानता को भी देखेंगे। तो इन दोनों तथ्यों को हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं कि समाज में समानता और समाज में असमानता किस प्रकार से होती है। तो अगर हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करें, तो इक्वालिटी इन सोसाइटी में क्या होता है कि जब तक लोगों में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से परस्पर संबंध होना संभव ही नहीं है। समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता अगर इस तरह की भावना आपके अंदर नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से समान होते हैं तथा एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हीं के समाज में समानता पाई जाती है। पहले प्रारंभिक छोटे व सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रक्त संबंध पर आधारित होता था। वर्तमान समय में यह विस्तृत होकर राष्ट्रीय समानता का एक मुख्य आधार बन गया है। तो इस तरह से हम समाज में समानता को देख सकते हैं। समाज में असमानता को देखें तो असमानता का मुख्य कारण हम देखते हैं कि इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक।
प्राकृतिक रूप से यदि आप देखें तो लिंग भेद असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी भेद के कारण प्रजनन या संतानोत्पत्ति संभव हो पाई है। समाज में असमानता के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से लेन देन करता है। यह परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि समाज में विभिन्न प्रकार के विभेद व असमानताएं प्रचलित हैं, जैसे व्यक्तित्व संबंधी भेद, स्वभाव एवं प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता, क्षमता संबंधी भेद आदि। असमानताओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि समानता एवं असमानता एक दूसरे की पूरक है तथा दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंतर इतना सा ही है कि समानता प्राथमिक या प्रमुख है और असमानता द्वितीय या गौण है। तो समाज में समानता और असमानता दोनों का व्याप्त होना बहुत जरूरी है। किसी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। सामंजस्य के लिए जरूरी है कि दोनों का संतुलन बना रहे। बात करते हैं हम पारस्परिक जागरूकता की। तो किसी भी सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए आपको अति आवश्यक तत्व के रूप में आप पारस्परिक जागरूकता को देखेंगे, क्योंकि सदस्यों को एक दूसरे के अस्तित्व का आभास हो। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज बन सकता है, क्योंकि पारस्परिक जागरूकता के बिना दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का प्रेरित होना संभव नहीं है। वे एक दूसरे को प्रभावित तभी करेंगे जब वे एक दूसरे को पहचानेंगे। अतः स्पष्ट कर सकते हो आप कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस जागरूकता के आधार पर ही आप निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जो जटिल व्यवस्था है उसको समाज के रूप में देख सकते हैं। ये जो सामाजिक संबंध मात्र भौतिक या शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होने से नहीं बनते। जैसे हम कह दें कि सिनेमा हॉल में बैठे लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होते हैं, लेकिन पारस्परिक जागरूकता के अभाव के कारण सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं कर पाते। इस प्रकार आप स्पष्ट कर सकते हो कि पारस्परिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। समाज की विशेषता के रूप में हम सहयोग एवं संघर्ष को भी देखते हैं, क्योंकि सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं समाज का निर्माण करता है, और समाज का निर्माण मात्र सदस्यों के सहयोग से नहीं बल्कि संघर्ष से भी हुआ है। इसलिए समाज में दो प्रकार की शक्तियां परिलक्षित होती हैं। प्रथम जो मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधती हैं वे शक्तियां, तथा दूसरी वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार सहयोग प्रथम और संघर्ष द्वितीय तत्व के रूप में आता है आपके समक्ष। आप प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के समाज का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि सहयोग एवं संघर्ष हमेशा चलता रहा है। अतः सहयोग एवं संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आती है। समाज को जब हम देखते हैं तो यहाँ सहयोग और संघर्ष को हम पृथक रूप से पहले समझते हैं, तब हम उसके बारे में समझ पाएंगे कि ये समाज की एक विशेषता के रूप में हम इसे देख सकते हैं। सहयोग क्या है? सामाजिक जब हम जीवन जीते हैं तो सामाजिक जीवन के लिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों में हो सकता है, जिससे समाज निर्मित होता है। बिना सहयोग के समाज की कल्पना करना असंभव है। यदि हम समाज में रहते हैं तो हमारे अंदर सहयोग की भावना है। किसी व्यक्ति का रास्ते में जाते हुए गाड़ी पंचर हो गई और आपके अंदर कुछ भी सहयोग की भावना है तो आप अपनी गाड़ी रोककर उसका सहयोग करोगे। तो इस तरह की भावना हमारे अंदर है, तभी हम समाज से में एक दूसरे से जुड़े हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से, कभी व्यवहारिक रूप से। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि बिना सहयोग के समाज की कल्पना करना असंभव सा है। अगर हम संघर्ष की बात करें तो सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी परिलक्षित होता है। संघर्ष का प्रमुख कारण सामाजिक असमानता और समाज में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन से है। धार्मिक,
सांस्कृतिक विचारों, हितों एवं उद्देश्यों के लिए लोग आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन इससे समाज नष्ट हो जाता है। संघर्ष अधिक होने से समाज को हानि पहुंचती है। कुछ चीजों के लिए संघर्ष जरूरी भी होता है। तो इस तरह आप देखते हो कि जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष है। संघर्ष कई बार अत्याचार, अन्याय और शोषण को समाप्त करने में भी सहायक होता है। फिर भी समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का महत्व अधिक है। इसलिए आप देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, अतः जिस समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक होगा वह समाज उतना ही संगठित होगा, क्योंकि समाज सदैव परिवर्तनशील है और ये एक तरह की जटिल व्यवस्था है। समाज की हमने जो प्रमुख विशेषताओं में देखा कि समाज जो है वह समाज की जो प्रकृति है वह सदैव परिवर्तनशील रहती है। समाज की जो सामाजिक संरचना है उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समाज आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। जैसा 1 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले था वह क्या आज के समय में वैसा है? इस प्रकार आप स्पष्ट कर सकते हो कि समाज परिवर्तनशील होता है। समाज एक जटिल व्यवस्था होने के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक संदर्भों से निर्मित है। एक ही व्यक्ति हजारों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से बंधे होने के कारण एक दूसरे के साथ व्यवहार, संबंधों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है। अतः आप देख सकते हो कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में भी परिवर्तन होता है और इस तरह कहीं ना कहीं जो समाज है वह मनुष्यों तक ही जीवित नहीं है। जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। हम इसे भी वास्तविकता के रूप में देख सकते हैं कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। चाहे हम जीव जंतुओं की बात करें, चाहे हम व्यक्तियों की बात करें, तो सबका अपना एक समाज होता है। निम्नतम स्तर वाले जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम होती है और सामाजिक संपर्क भी बहुत ही अल्पकालीन होते हैं। जहाँ पारस्परिक जागरूकता का अभाव होता है वहाँ समाज की कल्पना की भी नहीं जा सकती और सभी जो वर्ग के प्राणियों की अपेक्षा मानव समाज का अध्ययन अधिक किया जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि अन्य वर्गों की अपेक्षा मानव विकास उच्चतम स्तर पर होता है और मनुष्य अपनी योग्यता, क्षमता, गुण और शारीरिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण करता है या संस्कृति का निर्माता है। तो मनुष्य का अपना जो समाज है, संगठन है, सामाजिक व्यवस्था है, वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इसलिए मानव समाज का अध्ययन ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये कुछ विशेषताओं के रूप में आज हमने देखा समाज की विशेषताएं और इसकी डेफिनेशन और मीनिंग की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी की, और शिक्षा पर समाज का प्रभाव और समाज का शिक्षा पर प्रभाव पर बात करते हुए हम लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज के उद्भव में शिक्षा की भूमिका की बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो थी वो यहीं तक थी। कल हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।